श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पद परिचय के अंतर्गत पद परिचय हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, इन दोनों का पद परिचय हो चुका था, इसकी चर्चा हो चुकी थी। आज हम विशेषण जो पद है उसका परिचय करेंगे। तो सर्वप्रथम विशेषण के पद परिचय में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोई भी किसी का भी पद परिचय होगा, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, आपको उनके विषय में डीप जानकारी होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण के कितने भेद हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से सर्वप्रथम आपको जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि यहां लिखा है, विशेषण के पद परिचय में 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें? तो पहले हम समझते हैं इसको। विशेषण के भेद, उसका लिंग, वचन, अवस्था और विशेष्य पद। अब सर्वप्रथम विशेषण के भेद। अब भेद कोई भी हो सकता है, गुणवाचक विशेषण हो सकता है, संख्यावाचक विशेषण हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है, सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये विशेषण के अंतर्गत आपको पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा समझ सकेंगे पद परिचय के अंतर्गत। दूसरी बात, जैसा कि विशेषण का जो भेद है, जैसे वह गुणवाचक हो सकता है या वो संख्यावाचक हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है, सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, इन चारों का कौन सा भेद है, सर्वप्रथम आपको यह बहुत अच्छे तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह जानकारी नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। इसको आपको विशेष तरीके से जानकारी कर लेनी होगी। तो जैसा कि यहां देखिए, एक उदाहरण हम समझते हैं, उदाहरण के साथ हम समझते हुए चलते हैं कि उसने सुंदर बच्ची को गोद में उठा लिया। सुंदर बच्ची, देखिए विशेषण आप जानते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वह बताता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। तो यहां पर जो सुंदर लिखा हुआ है, यह जो सुंदर लिखा हुआ है, यही यहां पर विशेषण है। तो पहली बात आएगी कि विशेषण के भेद में यह कौन सा भेद है, विशेषण का कौन सा भेद है। तो हम देखेंगे तो यह विशेषण का जो भेद है, यह गुणवाचक विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण बताता है, क्योंकि सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, काला है, मोटा है, हरा है, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले सुंदर जो है हमने समझ लिया कि यह, क्योंकि देखिए सुंदर के नीचे रेखांकित इसीलिए किया गया है, तो विशेषण का भेद गुणवाचक हो गया। दूसरा, लिंग पूछेगा। लिंग और वचन तो आप देखते आ रहे हैं, शुरू से संज्ञा में भी था, सर्वनाम में भी था, विशेषण में भी है। तो लिंग पूछेगा, तो वैसे तो पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन बच्ची के साथ यह जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने देखिए ऑब्लिक करके दोनों लिख दिया। यह बच्ची के साथ जुड़ा है, यह स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसको हम स्त्रीलिंग मान सकते हैं। फिर वचन की बात आएगी, तो यहां एक ही बच्ची की बात हो रही है, उसने सुंदर बच्ची को गोद में उठा लिया। तो सीधी सी बात है, जब एक बच्ची की बात होगी तो फिर यहां पर वचन क्या हो जाएगा, एक वचन ही हो जाएगा। अब एक वचन हो गया। फिर अवस्था। देखिए अवस्था में एक चीज आपको बता दूं, अवस्था जो है वह 3 प्रकार की होती है। एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, और जो कि इन अवस्थाएं, जैसे अगर यहां पर मैं लिख दूं
सुंदर। अगर ये तो मूलावस्था हो गई, लेकिन अगर इसी का हम उत्तरा अवस्था करते हैं तो बन जाएगा सुंदरतम। सुंदरतम ये उत्तम अवस्था हो गया, और इसी को हम उत्तरावस्था में करेंगे तो सुंदरतर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तर प्रत्यय यहां पर लगा है तो उत्तरावस्था हुआ, तम प्रत्यय लगा है तो उत्तमावस्था हो गया। तो कहने का अर्थ अवस्थाएं, यह अवस्था क्या उसकी श्रेणी बताता है, अवस्था बताता है। कहने का मतलब वो सुंदर, अधिक सुंदर है। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, यही तीन अवस्थाएं हैं। परंतु ये अवस्थाएं केवल और केवल जब यहां पर गुणवाचक विशेषण होगा तभी यह अवस्था जो है वह आप लिखेंगे, या गुणवाचक में ही इस अवस्था की आवश्यकता पड़ती है और किसी में नहीं, और किसी में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जब गुणवाचक विशेषण आएगा तभी आपको अवस्था के बारे में बताना है। अब चूंकि यहां सुंदर लिखा है, इस कारण से यहां मूलावस्था मैंने लिख दिया है। अगर यहां सुंदरतर होता तो उत्तरावस्था लिखा जाता, अगर सुंदरतम होता तो उत्तमावस्था लिखा जाता। इसको आप भली प्रकार समझ गए। इसके बाद दूसरी जो बात आती है वह आती है विशेष पद। देखिए इसमें 5 चीजें जो बताई गई हैं, 5 बातें यहां देखिए बताई गई, 5 बातें जो बताई जा रही हैं वो विशेष पद क्या है। अब विशेष क्या है, देखिए विशेषण और विशेष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण होता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष्य हो जाता है। तो यह सुंदर कौन है भाई, सुंदर किसकी बात कर रहा है, किसकी बात? तो आपने देखा यह बच्ची की बात कर रहा है कि सुंदर जो है वह बच्ची है, तो विशेष पद हो जाएगा बच्ची, विशेष पद बच्ची हो जाएगा। और यहां पर आपका विशेषण का पद परिचय इसका जो लिखा वह पूरा हो गया। सुंदर का अगर आया तो आपने ये 5 चीज इसमें लिख दिया। गुणवाचक, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एक वचन जो भी हो, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था होगी, या विशेष पद जो होगा उसको आपने लिख दिया, वह आपका सही हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं तो लिखा है मोहन योग्य पिता की महान संतान है। मोहन योग्य पिता की महान संतान है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो ये मोहन जी हैं योग्य पिता की महान संतान, तो यहां देखिए योग के नीचे अंडरलाइन है, यहां महान के नीचे अंडरलाइन है। ठीक, दूसरी चीज, अब सबसे पहला काम हमें यह पता, अगर इसके नीचे अंडरलाइन है तो हम यह पता लगाएंगे कि यह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो हमने देखा यह पिता का विशेषण बता रहा है। आपने देखा यह पिता का जो है वह विशेषण बता रहा है। तो जब वह पिता का विशेषण बताएगा अर्थात तो यह विशेषण हो जाएगा। फिर जब आपको यह पता चल गया कि यह विशेषण हो जाएगा, तो जब आपको पता चल गया कि यह विशेषण हो जाएगा तो सबसे पहले आप भेद करेंगे कि यह कौन सा विशेषण है। तो सीधी सी बात है, देखिए यहां योग्यता की बात की जा रही, योग्य है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो पहली बात आपने लिख दी कि गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा लिंग की बात करेगा, पिताजी की बात है, वो लिंग ही हो जाएगा। वचन, एक पिताजी हैं तो कितने वचन हो जाएंगे, एक ही वचन हो जाएगा।
चूंकि गुणवाचक है इसलिए मूलावस्था अवस्था हमको बतानी है, लेकिन साधारण है। अवस्था जो है इसमें तम प्रत्यय नहीं लगा है, तर प्रत्यय नहीं लगा, इसलिए यह मूलावस्था ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष्य पद, जो मैंने ऊपर आपने देखा। अब योग्य किसका यह विशेषता बता रहा है? योग्य पिताजी की विशेषता बता रहा है, तो यह हम विशेष पद पिताजी हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरी यहां पर बात आई, महान के नीचे अंडरलाइन था, तो महान क्या है? अगर महान देखें तो वह भी गुणवाचक हो जाएगा, वह भी गुणवाचक विशेषण की ओर इंगित करता है, तो यह भी महान जो है वह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चूंकि यहां भी महान संतान योग्य पिताजी की महान संतान है, तो यहां पुल्लिंग ही होगा, क्योंकि संतान लिखा है, वह लड़का है या लड़की है इस बात पे विचार नहीं है, तो पुल्लिंग ही लिखेंगे। जब कंफर्म नहीं है तो पुल्लिंग ही लिखा जाएगा। चूंकि संतान कोई 2-4 लिखी नहीं है, इसलिए एक वचन ही हो जाएगा। फिर मैंने कहा आपको, क्योंकि गुणवाचक है इसलिए मूलावस्था आपको लिखा गया, क्योंकि महानतम या महांतर कुछ ऐसा बना नहीं है, इसीलिए मूलावस्था हो जाएगा। देखिए अवस्था जाने रखिए। अवस्था जैसे मैंने बताया, अगर कहीं लिखा हो कोई अधिकतम सुंदर है, कोई, अब जैसे यहां मैं लिख दूं कोई, अगर अधिक लिखते हैं हम, और दूसरा हो जाएगा अधिकतर, और तीसरा हो जाएगा अधिकतम, तो ये मूलावस्था हो गया, ये उत्तरावस्था हो गया, ये उत्तमावस्था हो गया, क्योंकि इसमें तर प्रत्यय जुड़ा है, इसमें तम प्रत्यय जुड़ा है। तो ऐसा कोई वाच्य यहां है नहीं, योग्य ही लिखा या महान लिखा, इसलिए आपने मूलावस्था लिख दिया। अगर कोई तर प्रत्यय वाला शब्द आता तो आप उसको महांतर जो भी होता लिखते, और उत्तरावस्था लिख देते या उत्तमावस्था लिखते, जैसा वह परिस्थिति होता। पर यहां हर जगह मूलावस्था ही लिखा जाएगा, वह भी केवल गुणवाचक में, वह भी केवल गुणवाचक में ही। और नेक्स्ट, क्योंकि यह किसका विशेषता बता रहा है? संतान का, तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य पद हो जाएगा संतान। तो इस प्रकार हम विशेषण का पद परिचय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये 5 चीजें आपको, इसके भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेष्य पद, ये पांचों अगर आप बता देते हैं तो विशेषण का पद परिचय जो है वह भली प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है, यह पुस्तक मेरे बड़े चाचा की है। यह पुस्तक मेरे बड़े चाचा की है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यह के नीचे अंडरलाइन है, मेरे के नीचे अंडरलाइन है और बड़े के नीचे अंडरलाइन है। और आपको सोचना होगा कि यह जो है क्या है, तो आप देखेंगे कि यह तो सर्वनाम है, परंतु एक चीज और आपको ध्यान देनी होगी कि यह किसी संज्ञा से पहले आया है, तो यह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहा है। और जब सर्वनाम होते हुए विशेषण का कार्य करे तो वह क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण उसे कह देते हैं। सर्वनाम होने के साथ साथ विशेषण का कार्य कर रहा है, इस कारण से उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। और यहां भी देखिए मेरे का चाचा से संबंध है, बड़े का चाचा से संबंध है और मेरे का चाचा से संबंध है। तो यह चाचा की चाचा जो है इनकी विशेषता मेरे से भी बता रहे हैं और बड़े से भी बता रहे हैं, मेरे से भी बता रहे हैं और बड़े से भी बता रहे हैं। तो यहां पर यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और आप सार्वनामिक विशेषण भेद में लिखेंगे। और जैसे ही यहां सार्वनामिक विशेषण आएगा वैसे ही अवस्था नामक जो बीमारी है वो हट जाएगी। जो अवस्था आपको लिखना होता है वह केवल गुणवाचक में लिखना होगा, तो सार्वनामिक विशेषण जैसे ही होगा यह, वैसे ही यह हट जाएगा। और लिंग वचन
आपको बताना होगा और विशेष से पद यहां पुस्तक हो जाएगा। फिर मेरे, देखिए यह भी चाचा का मेरे, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि मेरे भी सर्वनाम है, इस कारण से यह भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और इसमें भी अवस्था नहीं लिखी जाएगी। लेकिन जैसे ही बड़े की बात आएगी तो हमारे बड़े चाचा, मैंने चाचा की विशेषता, यह गुणवाचक है, बड़े छोटे लंबे चौड़े जो भी है यह गुणवाचक के अंतर्गत आता है, तो गुणवाचक इसको हम विशेषण बनाएंगे और पुल्लिंग एकवचन और मूलावस्था, और जब इसकी बात आएगी विशेष पद की तो यहां पर चाचा हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशेषण का पद परिचय आप भली प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको विशेषण का डीप जानकारी, जैसे उसके भेद कितने हैं और भेदों में क्या क्या होता है, ये आपको विशेष प्रकार से जानना होगा। और अवस्था भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अवस्था के बारे में मैंने बता दिया, अवस्था बहुत पूछा नहीं जाता, परंतु बस ये 5 जानकारी आपको, भेद, लिंग, वचन, अवस्था और विशेष पद, आपको पता चल गया। आइए अभी हम विशेषण के पद परिचय कर रहे थे, अब हम क्रिया का पद परिचय करेंगे। क्रिया, किसी कार्य का होना या पाया जाना, यह क्रिया इसे कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पद परिचय में उसके भेदों के ऊपर बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो क्रिया का पद परिचय, देखिए क्रिया का पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। सर्वप्रथम क्रिया के भेद, मैंने आपको पहले बताया है कि क्रिया के भेद आपको बताना होगा। क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? क्रिया के भेद, वह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है वो? अकर्मक है कि सकर्मक है? कौन सी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया है? नेक्स्ट काल बताना होगा उसमें, काल, टेंस जिसे आप कहते हैं, भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्यत काल है, ये आपको बताना होगा। तीसरे नंबर पर आता है वाच्य। वाच्य में आपको बताना होगा कि ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। देखिए इस वाच्य का एक अलग ही चैप्टर है, इस वाच्य का एक अलग ही चैप्टर है, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वाच्य बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वाच्य भी आपके सिलेबस में है। तो जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो यह समझ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा, पर उसकी जो विवरण से जानकारी करेंगे हम लोग जब वाच्य पढ़ेंगे तब। तो छोटी सी जानकारी अभी समझ लीजिए। कर्तृवाच्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। सीधी सी बात, अर्थात जिसमें कर्म कर्ता की प्रधानता वह कर्तृवाच्य हो जाएगा, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वह कर्मवाच्य हो जाएगा, और जिसमें भाव की प्रधानता होगी वह भाववाच्य हो जाएगा। तो वाच्य आप समझ गए। अभी आगे जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। लिंग आपको पता है, एक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दो ही चीज बताना है, क्योंकि संस्कृत ये है नहीं तो संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है, तो उसके विषय में आपको जानकारी देनी नहीं है। तो लिंग में आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही बताना है। वचन, एक वचन और बहुवचन, यही दो आपको बताना है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 2 ही बताना, एक वचन और बहुवचन। संबंध, देखिए आपने ध्यान दिया होगा संज्ञा के पद परिचय करते समय यह संबंध आया था। उस समय हम हमेशा क्रिया के साथ उसका संबंध बताते थे, क्रिया से उसका संबंध बताते थे। अब सेम टू सेम उल्टा है, सेम टू सेम उल्टा है। उल्टा क्या है कि पहले कोई कर्ता होता है, जब हम संज्ञा का पद परिचय करते थे, महेश बाजार जाता है,
तो हम बताते थे क्रिया से उसका संबंध जाने रूपी क्रिया का यह कर्ता है। अब सेम टू सेम उसका उल्टा हमको बताना होगा कि यह जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है, महेश है। पहले हम बताते थे जाने रूपी क्रिया का यह कर्ता है, अब हमको बताना होगा यह महेश जो है उसका कर्ता है। तो कहने का तात्पर्य बात वही है, संबंध क्रिया का कर्ता से कर्म से हमेशा रहा है, होता ही है क्रिया का, तो उसमें भी संबंध बताना था, इसमें भी आपको संबंध बताना है। इसीलिए देखिए अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध हमको स्थापित करना है। तो आप समझे होंगे कि क्रिया के पद परिचय में हमें इन 6 बातों को ध्यान रखना होगा, 6 बातें ध्यान रखनी होंगी। उसका भेद कौन सा है, अकर्मक है कि सकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक समझ लीजिए। अकर्मक जो कर्म के बिना हो, और मतलब नहीं, जो कर्म के बिना हो वह अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक जो कर्म के साथ हो वह सकर्मक हो जाएगा। कर्म के सहित सकर्मक और जो कर्म के बिना अकर्मक, बस ये दोनों चीज आप जान लीजिए। तो क्रिया के भेद आपको बताना होगा सबसे नंबर 1 पे। दूसरा वो कौन सा काल में है, भूतकाल। अब देखिए अभी जानकारी आपको करनी है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। फिर वाच्य मैंने बताया, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। ये तीनों आपको बताने के बाद लिंग बताना होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन या बहुवचन है, संबंध अन्य शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा है, अध्यापक ने हमें पढ़ाया था। अध्यापक ने हमें पढ़ाया था, तो सबसे पहले देखिए लिखना है क्रिया के भेद। तो कौन सी क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। देखिए अध्यापक कर्ता हो गया, हमें कर्म हो गया, और पढ़ाया था क्रिया हो गई। यह तो आप देखिए कारक तो जानना पड़ेगा। आप कारक मैंने आपको पहले बताया है कि पद परिचय करते समय कारक का वीडियो जो है वो आप देख ले, कारक आपको जानना ही होगा। तो सर्वप्रथम क्रिया के भेद, क्योंकि यह सकर्मक है, इसमें कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गई। फिर काल का वचन करेंगे हम। काल कौन सा है, पढ़ाया था, इसका मतलब है भूतकाल हो गया। भूतकाल हो गया ना। और जब भूतकाल हो गया फिर वाच्य की बात करेंगे। तो चूंकि यहां अध्यापक ने हमें पढ़ाया, तो यहां पर कर्ता की प्रधानता है, अध्यापक की प्रधानता है, और अध्यापक क्या है, कर्ता है। इस कारण से यहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि वाच्य का जब हम पढ़ेंगे वाच्य तो बहुत अच्छे से उसको जान लेंगे। फिर लिंग की बात आएगी, तो सीधी सी बात है, अध्यापक ने हमें पढ़ाया, पुल्लिंग हो जाएगा। वचन की बात होगी तो यहां पर अब देखिए एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, क्योंकि अध्यापक ने हमें पढ़ाया। अब हमें से हम अपना भी बोध कर सकते हैं और बहुत लोगों का भी बोध कर सकते हैं, तो एक वचन यहां हम लिख दिए। अब संबंध, इसी की मैं बात आपको कर रहा था, इस संबंध की। पहले हम क्रिया के साथ उसका संबंध बताते थे, तो क्रिया तो पढ़ाया है, तो वही लिख देंगे हम। जो यह पढ़ाया क्रिया है उसका कर्ता क्या है, अध्यापक है। कर्म क्या है, हमें। बस ये 2 चीजें हम लिख देते हैं, तो क्रिया का पद परिचय हो गया। क्रिया का पद परिचय हो गया। देखिए हमने भेद बताया, काल बता दिया, वाच्य बता दिया, लिंग बता दिया, वचन बता दिया, संबंध बता दिया। यह बताने के बाद यह जो क्रिया का भेद है, तो अध्यापक ने हमें पढ़ाया, यह पढ़ाया था, इसी का हमने पद परिचय किया। ये 6 बातें हमने अगर बता दिया तो क्रिया के पद परिचय हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मोहन सोता है।
मोहन सोता है। देखिए, अगर आप सो रहे हैं तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पूछे आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपने कहा मैं सो रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि कोई कार्य आप नहीं कर रहे हैं। सोना कोई कार्य नहीं है। अगर आप स्लीपिंग मोड में है तो वह कोई कार्य नहीं है। देखिए यहां पर मोहन सोता है, सोता है अंडरलाइन है, इसका मतलब इसका पद परिचय हमें करना है। अब शुरू से समझिए, सोता है अंडरलाइन है, इसका पद परिचय हमें करना है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। तो चूंकि सोता है, आप समझ सकते हैं कोई कार्य हो रहा है या पाया जा रहा है, तो यह क्रिया ही है तो क्रिया ही, लेकिन अकर्मक क्रिया है। मतलब इसमें कोई कर्म नहीं है। मोहन सोता है, क्या सोता है? मोहन पढ़ता है तो किताब पढ़ता हो जाएगा, मोहन खेलता है क्रिकेट खेलता हो जाएगा, लेकिन मोहन सोता है, क्या सोता है भाई? तो इसमें कर्म का अभाव है। यहां कर्मा भाव कह सकते हैं, हम कर्म का अभाव लिख सकते हैं। अगर कर्म का अभाव है यहां पर, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जैसे ही यह कर्मक क्रिया हो जाएगी, उसके बाद यहां काल अगर पूछेंगे तो सोता है, सोता था नहीं लिखा, सोता होगा नहीं लिखा, सोता है अर्थात वर्तमान काल की बात की गई। अर्थात वर्तमान काल की बात की गई। अब वाच्य, वाच्य की अगर बात की जाए तो कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि मोहन सो रहा है, मोहन जो है वह यही करता है, इसलिए कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा अगर वाच्य आपको नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि वाच्य का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वाच्य बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। तो इसके लिए अभी आप बहुत ज्यादा परेशान न होइएगा, अभी आप केवल संक्षिप्त में समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन सोता है, मोहन कर्तृवाच्य हो गया। अब लिंग बताएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि मोहन की बात है, कोई स्त्री तो है नहीं, इसलिए पुल्लिंग हो गया। वचन, एक ही आदमी सो रहा है, वचन एक वचन हो गया। फिर संबंध, संबंध क्रिया का कर्ता, क्योंकि सोता क्रिया है, इसी के साथ संबंध हम बताएंगे। तो क्रिया का जो कर्ता है वह क्या है भाई? कौन सो रहा है? मोहन सो रहा है, तो क्रिया हमने लिख दिया, क्रिया का कर्ता जो है वह मोहन है, और मोहन सो रहा है, तो इसलिए हमने क्रिया का कर्ता, क्योंकि मोहन करने वाला, सोने वाला वही है, तो हमने मोहन यहां पे लिख दिया। तो इस प्रकार से जैसे ही आपको पता चले कि यह क्रिया है, तो आप क्रिया के भेदों की चर्चा करेंगे। कौन सी भेद है उसका? क्रिया का कर्मक है, सकर्मक है, क्या है। फिर काल बताएंगे, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्यत काल है। फिर वाच्य बताएंगे, कर्तृ है कि भाव है कि कर्म है। लिंग बताएंगे, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वचन बताएंगे, एक वचन है कि बहुवचन है। और संबंध बताएंगे, अर्थात वह जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है? मोहन है। अगर कर्म होगा तो कर्म भी लिख देंगे हम। इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा गया है, इसे आप करेंगे। तुम्हें पाने के लिए मैं तरस गया, तुम्हें पाने के लिए मैं तरस गया, और तरस गया के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है। बोलेगा कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जो यह तरस गया लिखा है वह क्या है। तो जैसे ही आप समझते हैं कि यह जो लिखा है तरस गया, तो यह क्या है, तो आप समझेंगे कि यह क्रिया है। जब आप समझ गए कि यह क्रिया है तो आप लिख देंगे, क्योंकि अब तरस गया, इसमें भी देखिए कर्म का अभाव है, पर कर्म का अभाव है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अकर्मक क्रिया होने के साथ साथ पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य और तरस गया, भूतकाल हो जाएगा यह। और
एक चीज और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह एकवचन की बात की गई है, और अगर मैं चाहूं तो कर्ता लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि इस तरस गया का जो कर्ता है वह मैं है। अर्थात कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि यह भी बहुत कठिन नहीं है, बस क्रिया के भेद। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले से बताया है कि किसी भी चीज की जितनी जानकारी आपके पास हो सब रख दीजिए। संज्ञा में था कि कौन सा संज्ञा है, एक वचन है कि बहुवचन है, इसका वचन क्या है, इसका लिंग क्या है, इसका कारक क्या है, इसका संबंध क्या है, ये बता देते थे हम लोग। सर्वनाम में एक बढ़ जाता था। उसी प्रकार से यहां भी जब हमको पता चला यह क्रिया है तो क्रिया का भेद कौन सा है, इसका काल कौन सा है, इसका वाच्य कौन सा है, इसका लिंग कौन सा है, इसका वचन कौन सा है और इसका संबंध क्या है, बस यहां तक हम बता देते हैं तो हमें क्रिया का भेद वह पता हो जाता है। तो इस प्रकार से आज जो यह क्रिया, आज हमने विशेषण तथा क्रिया का जो पद थे उन पदों का परिचय करना सीखा। मैं समझता हूं कि आप भी समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।